Hello everyone, welcome to today's session. My name is Nishani and today we are going to learn about isolation, extraction and cleanup procedures for the poisons. जो भी हमने poisons अभी तक study किया है, हम उसका extraction कैसे करना होता है, उन components को, constituents को separate कैसे करना होता है और उसको clean up कैसे करते हैं, वो आज उसको study करेंगे. अगर हम इंट्रोडक्शन में देखें तो फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी डील्स विद डिटेक्शन आइडेंटिफिकेशन एंड क्वांटिफिकेशन and interpretation of toxic substances in biological and non-biological materials. Now major steps in toxicological analysis is पहले collection होता है sample का, preservation होता है, then we extract it, isolate it, clean up, instrumental analysis and then reporting. Collection of samples में that means we find out we need blood, we need liver, we need viscera and all these things. एंड उसके बाद उसको हम प्रिजर्व करते हैं इन पर्टिकुलर कंडीशंस. तब जब तक हमें रिक्वायरमेंट ना हो तब तक के लिए हम उसे प्रिजर्व करते हैं. देन वी एक्सट्रैक्ट द कॉन्स्टेंट जो डिजायर्ड कंपोनेंट्स होता है उसके अंदर से वो एक्सट्रैक्ट करते हैं. अब ऐसा समझ लो, मान लो आपके पास वाइट ब्लड सेल्स है बट यू नीड डीएनए. ओके, डीएनए फ्रॉम इट. तो आप क्या करोगे, वाइट ब्लड सेल से डीएनए एक्सट्रैक्ट करोगे ना कि अदर थिंग्स. तो उसी तरह से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं डिजायर्ड कंपोनेंट. हम आइसोलेट मतलब हम सेपरेट करते हैं, उसकी एनालिसिस सेपरेट करते हैं कंपोनेंट्स ताकि हम एनालिसिस कर सकें. देन क्लीन अप करते हैं मतलब उस पूरे कंपोनेंट को प्रॉपर्ली प्योरीफाई करते हैं एंड देन इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस करते हैं. नाउ इंट्रोडक्शन टू फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी एनालिसिस में आते हैं सम कॉमन सैंपल्स. ठीक है, ब्लड, यूरिन, लिवर, किडनी, स्टमक, हेयर, नेल्स, विजरा, बोटानिकल सैंपल्स, ये सारे मोस्ट ऑफ द कॉमन सैंपल्स है जिस पे हम लोग काम करते हैं. नाउ देयर इज अ जनरल फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी वर्कफ्लो. जैसे कि सैंपल कलेक्शन जो होता है, ठीक है, सैंपल कलेक्शन होता है तो हम सैंपल कलेक्शन को प्रिजर्व करते हैं, लेबल करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं. फिर ये आपने ऑलरेडी पढ़ चुका है. ठीक है, ये एक वर्कफ्लो है, जनरल वर्कफ्लो है. The first and most crucial step in forensic toxicology is the proper collection of specimens from the crime scene, hospital और post-mortem examination. आप क्राइम सीन से सैंपल उठा रहे हो, आप हॉस्पिटल से सैंपल ले रहे हो या पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन से सैंपल ले रहे हो, आपको सैंपल प्रॉपर लेना पड़ेगा. जैसे कि आपको सैंपल ऐसे कंटेनर्स में लेना पड़ेगा जो कंटामिनेट ना हो, जो जिसमें सैंपल डिग्रेड ना हो, जिसमें कोई टैम्परिंग ना कर सके, उसको लेबलिंग अच्छे से करनी पड़ेगी. ठीक है, तो सैंपल जो हम लेते हैं वो कौन से होते हैं, ब्लड, यूरिन, स्टमक कंटेंट्स, लिवर, किडनी वगैरह. उसको अच्छे से ऐसे कंटेनर्स में या पैकेट्स में रखना होता है जहाँ पे बिल्कुल कंटामिनेशन या डिग्रेडेशन ना हो. एंड अगर हमें लिवर के अंदर से या किसी एक ऑर्गन के अंदर से, विसरा के अंदर से हमें पॉइजन एक्सट्रैक्ट करना है या टॉक्सिन एक्सट्रैक्ट करना है तो वो टॉक्सिन भी जो है वेस्ट मतलब लॉस ना हो जाए. स्टेराइल कंटेनर्स यूज करते हैं और हम अप्रोप्रिएट प्रिजर्वेटिव्स भी हम यूज करते हैं. एग्जाम्पल्स में देखते हैं ब्लड फॉर अल्कोहल एस्टिमेशन. ठीक है, हम ब्लड कलेक्ट करते हैं ताकि हम अल्कोहल एस्टिमेट कर सके. हम लिवर एंड किडनी लेते हैं ताकि हम वी कैन डिटेक्ट मेटालिक पॉइजन. एंड हम स्टमक कंटेंट लेते हैं ताकि हम पेस्टिसाइड पॉइजनिंग चेक कर सकें. अब एक जनरल वर्क फ्लो में सेकेंड आता है प्रिजर्वेशन एंड लेबलिंग. सो जब हम कलेक्शन कर लेते हैं तो सैंपल्स को हमें प्रिजर्व करना पड़ता है इमीडिएटली ताकि डीकम्पोजिशन या केमिकल चेंजेस वगैरह ना आए उसमें. तो हम प्रिजर्वेटिव्स ऐड करते हैं ताकि माइक्रोबियल ग्रोथ हो एंड एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन ना हो. मतलब माइक्रोबियल ग्रोथ ना हो एंड एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन भी ना हो. हर सैंपल जो है उसको अच्छे से केयरफुली लेबल किया जाता है विथ डिटेल्स सच एज द केस नंबर, डेट. ये अच्छे से आपको याद रखना है. ठीक है, केस नंबर, डेट, टाइम, फिर है टाइप ऑफ स्पेसिमेन. ओके, टाइप ऑफ स्पेसिमेन एंड कलेक्टर सिग्नेचर. जिसने भी लिया है उसका सिग्नेचर, बिकॉज हमें चेन ऑफ कस्टडी मेंटेन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. फिर कुछ कॉमन प्रिजर्वेटिव्स देख लेते हैं जो आपको यूज करना होता है. अगर हमने ब्लड लिया है अल्कोहल एनालिसिस के लिए तो हम उसे सोडियम फ्लोराइड में प्रिजर्व करते हैं. अगर हमने हाँ, अगर हमने विसरा लिया है तो हम उसको सिंपल सैचुरेटेड सोडियम क्लोराइड NaCl में प्रिजर्व करते हैं. एंड जो बायोलॉजिकल सैंपल है उसको रिफ्रिजरेट कर लेते हैं. फिर हम थर्ड है सैंपल को होमोजेनाइज करते हैं.
तो होमोजेनाइजेशन जो है वो कन्वर्ट करता है टिश्यू या जो भी सॉलिड मटेरियल एक यूनिफॉर्म मिक्सचर में, ठीक है। हमारे पास कोई भी टिश्यू है या कुछ है, हम उसको अच्छे से मिक्स करते हैं तो एक यूनिफॉर्म मिक्सचर बन जाता है, ताकि जो टॉक्सिक सब्सटेंस है वो हर जगह इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। जब वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है तो हम एक्सट्रैक्शन आराम से कर सकते हैं, एफिशिएंसी जो है वो बढ़ जाती है। जैसे मान लो अगर आप ग्रेप से पेस्टिसाइड निकालने की कोशिश करोगे तो आप ग्रेप को अच्छे से क्रश कर दोगे। जब आप उसे क्रश कर दोगे तो पेस्टिसाइड जो है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा एंड देन यू कैन टेक इट आउट। तो अब जब हम होमोजेनाइज करते हैं सैंपल को, उसमें कुछ मेथड्स यूज होते हैं, जैसे कि ग्राइंडिंग, ब्लेंडिंग, टिश्यू होमोजेनाइजर्स, मोटर एंड पेस्टल। बहुत सारे एरिया में मोटर, बहुत सारे लैब्स वगैरह में मोटर एंड पेस्टल्स आर द थिंग्स दैट आर कॉमनली यूज्ड, ठीक है। अभी एग्जांपल देख लो, लिवर टिश्यू जो है वो होमोजेनाइज कर देते हैं बिफोर एक्सट्रैक्टिंग पेस्टिसाइड्स और ड्रग्स, ठीक है। लिवर टिश्यू को हम होमोजेनाइज कर लेते हैं बिफोर एक्सट्रैक्टिंग पेस्टिसाइड्स और ड्रग्स। इम्पोर्टेंस में है ensures representative sampling, it improves recovery of analytes, okay। ग्राइंडिंग, अब अगर पहला हम ऑप्शन देखें तो ग्राइंडिंग, इसमें क्या होता है, सॉलिड टिश्यू जो होते हैं या ड्राइड सैंपल्स जो होते हैं उनको हम मैकेनिकली क्रश करते रहते हैं, ठीक है। मैकेनिकली क्रश करते हैं या तो ग्राइंडर यूज करके, ताकि टॉक्सिक सब्सटेंस अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। सेकेंड है ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग में हम सॉफ्ट टिश्यूज एंड विसेरा को यूज करते हैं और उसको हम मिक्स करते हैं एक इलेक्ट्रिक ब्लेंडर से, एक ब्लेंडर यूज कर लेते हैं जिसमें आप प्रोटीन शेक, जूस वगैरह जो भी बनाते हो उसको, तो वो लिक्विड मिक्सचर एक बन जाता है, फिर एक्सट्रैक्शन भी इजी रहती है। टिश्यू होमोजेनाइजर्स जो है एक मैकेनिकल ऐसे मशीन होती है जिसमें ऑलरेडी जिसमें ऑलरेडी हाई स्पीड प्रोवाइड की होती है, ताकि एक यूनिफॉर्म होमोजेनेट बन जाए जो भी हमने टिश्यू या डाला है। मोटर पेस्टल इजी है, उसमें मैनुअली बैठ के क्रश करना होता है ताकि टिश्यू जो है वो अच्छे से टूट जाए, सेल्स उसके अंदर से टूट जाए एंड जो भी टॉक्सिन है वो डिस्ट्रीब्यूट हो। सबका प्रिंसिपल एक ही है कि टॉक्सिन जो है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। अभी फोर्थ वर्क फ्लो में फोर्थ प्रोसीजर है एक्सट्रैक्शन। अब हमने होमोजेनाइज कर दिया, अब हमारा काम है एक्सट्रैक्ट करना। तो जब हम एक्सट्रैक्शन प्रोसीजर देखते हैं तो एक्सट्रैक्शन जो है वो इन्वॉल्व करता है सेपरेटिंग द पॉइजन और ड्रग फ्रॉम द बायोलॉजिकल मैट्रिक्स यूजिंग सुटेबल सॉल्वेंट्स और टेक्निक्स। एक्सट्रैक्शन का सिंपल मतलब है, हमने जो अभी टिश्यू होमोजेनाइज करा था वो तो टिश्यू में इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, हमें तो सिर्फ वो टॉक्सिन चाहिए। वी डू नॉट नीड दिस होमोजेनाइज टिश्यू, वी नीड द टॉक्सिन। तो हम उस टॉक्सिन को सेपरेट करेंगे उस बायोलॉजिकल मैट्रिक्स से, ओके। सो द चॉइस ऑफ एक्सट्रैक्शन डिपेंड्स ऑन द केमिकल नेचर ऑफ द टॉक्सिक कंपाउंड। अभी हमें किस टाइप से एक्सट्रैक्शन करना है वो डिपेंड करता है किस टाइप का टॉक्सिन हमें एक्सट्रैक्ट करना है। जैसे कि कुछ एक्सट्रैक्शन मेथड्स हैं वो देख लेते हैं। लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन, ठीक है, लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन। एंड देन आगे आपका सॉलिड फेज एक्सट्रैक्शन, फिर आपका डिस्टिलेशन, स्टीम डिस्टिलेशन एंड सॉक्सले डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन एंड लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन पे एक प्रॉपर वीडियो है वो आपको देखनी पड़ेगी, उसमें सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन टेक्निक करके एक वीडियो है, वो आप देखोगे तो आपको मिल जाएगा इसका बेसिक प्रिंसिपल, वर्किंग, अपैरेटस, एवरीथिंग, ठीक है। अब एग्जांपल देख लेते हैं। अगर हमें क्लोरोफॉर्म को एक्सट्रैक्ट करना है विसरा से, तो हम क्या यूज करेंगे, है ना। क्लोरोफॉर्म अगर एक्सट्रैक्ट करना है तो मोस्ट प्रोबेबली हम इसको लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन करेंगे। हमें हमारा मेन गोल क्या है एक्सट्रैक्शन में, मेन गोल ये है कि जो एनालाइट है हम उसको कॉन्सेंट्रेट कर देंगे एंड जो अनवांटेड मटेरियल्स है उसको हम रिमूव कर देंगे। फिर फिफ्थ प्रोसीजर जो है आपका, फिफ्थ प्रोसीजर है आइसोलेशन एंड सेपरेशन। आफ्टर एक्सट्रैक्शन द टॉक्सिक कंपाउंड मस्ट बी सेपरेटेड फ्रॉम इंटरफेयरिंग सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन द सैंपल। आइसोलेशन इम्प्रूव्स प्योरिटी, ठीक है। आइसोलेशन सिंपली ये किया जाता है प्योरिटी के लिए। अगर आपके सैंपल से आपने टॉक्सिन निकाल लिया है, पर ये भी हो सकता है ना कि आपने टॉक्सिन के साथ इम्प्योरिटी भी निकाली हो, है ना, यू नेवर नो, तो आपको श्योरिटी तो लानी पड़ती है। तो इस इम्प्योरिटी को हटाने के लिए आप क्या करोगे, इस इम्प्योरिटी को आप हटाने के लिए क्या करोगे, आप आइसोलेट करोगे इस टॉक्सिन को, ठीक है, आइसोलेट करोगे। ऑलराइट, ताकि जो अनवांटेड सब्सटेंसेस है वो इंटरफेयर ना करें। तो इसमें क्या क्या टेक्निक्स आती है। अब पहला टेक्निक तो आप अब पहला टेक्निक आपका हो गया
फिल्ट्रेशन, ठीक है, फिल्ट्रेशन हो गया, सेंट्रीफ्यूगेशन, डिस्टिलेशन एंड क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स वाले वीडियो में अच्छे से अपलोडेड है, प्रॉपरली अपलोडेड है, पूरा ही डिटेल्ड है, तो अब वो आप चेक कर सकते हो। एंड सेंट्रीफ्यूगेशन एंड फिल्ट्रेशन जो है वो भी सेपरेशन टेक्निक्स में अच्छे से मेंशन किया गया है। अब एग्जांपल देखते हैं, हमें अगर मॉर्फिन हमें निकालना है, हमें आइसोलेट करना है मॉर्फिन, तो हम एसिड बेस पार्टीशनिंग यूज करके मॉर्फिन को एक्सट्रैक्ट आइसोलेट कर लेंगे। इसमें क्या होता है कि जो अनवांटेड मैट्रिक्स होता है उसका इंटरफेरेंस नहीं होता, एंड जो एनालाइट हमें चाहिए उसकी स्पेसिफिसिटी बढ़ जाती है। सिक्स्थ है क्लीनअप प्रोसीजर। Cleanup removes proteins, fats, pigments, and other contaminants that may interfere with the instrumental analysis. अब देखो हमारे जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो बहुत ही सेंसिटिव और स्पेसिफिक होते हैं। अगर उसमें कोई भी ऐसा पार्ट जाता है जो थिन लेयर में या पाइप में क्लॉग हो जाए, तो हमारा इंस्ट्रूमेंट विल बी अ प्रॉपर फेलियर, एंड इट विल एंड इंस्ट्रूमेंट्स आर वेरी एक्सपेंसिव। तो हम क्लीनअप प्रोसीजर करते हैं ताकि अनवांटेड फैट्स, पिगमेंट्स, प्रोटीन्स, ये सब है जो हमें चाहिए ही नहीं, हमारे काम का ही नहीं है, वो फालतू में इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस में इंटरफेयर ना करे, वो अलग से कोई पीक ना दे या वो इंस्ट्रूमेंट खराब ना करे। दिस स्टेप इज एसेंशियल फॉर एक्यूरेट क्रोमेटोग्राफिक एंड स्पेक्ट्रोस्कोपिक रिजल्ट्स। अगर अब क्लीन अप प्रोसीजर में देखें, हमारे पास एसपीई कार्ट्रिडेज होते हैं, प्रोटीन प्रेसिपिटेशन, जेल परमिएशन, क्रोमेटोग्राफी, फिल्ट्रेशन, ये सब हम इसी वीडियो में स्टडी करेंगे कि ये सारे चीजें क्लीन अप टेक्निक्स क्या होते हैं। आई नो आपने एक्सट्रैक्शन और आइसोलेशन तक रीड किया है, आपने पढ़ा हुआ है, लेकिन अभी आप क्लीन अप प्रोसीजर भी आप देखोगे, और ये टॉक्सिकोलॉजी में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, एसिटोनाइट्राइल प्रेसिपिटेशन ऑफ प्रोटीन्स बिफोर एलसीएमएस। ओके, एलसीएमएस एनालिसिस अगर हम किसी भी चीज का कर रहे हैं तो उससे पहले हम प्रोटीन को प्रेसिपिटेट कर देते हैं ताकि वो हिंडर ना करे। इससे सेंसिटिविटी बढ़ जाती है इंस्ट्रूमेंट की और इंस्ट्रूमेंट डैमेज नहीं होता। अब देखते हैं हम क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। The purified extract is analyzed to identify and measure the amounts of poison or drug present. Okay? जो भी प्योरिफाइड एक्सट्रैक्ट होता है, अब हम उसको एनालाइज करते हैं कि उसकी क्वालिटी क्या है और उसका क्वांटिटी क्या है। वो क्वालिटी मतलब वो कौन सा कंपाउंड है और उसकी क्वांटिटी कितनी प्रेजेंट है। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस में पता चलता है कि कौन सा सब्सटेंस प्रेजेंट है। इस कौन से टेक्निक से हम पता लगाते हैं? टीएलसी, जीसीएमएस, एलसीएमएस एंड कलर टेस्ट। ऑलराइट। एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस में पता चलता है कि कितना अमाउंट में वो सब्सटेंस प्रेजेंट है। उसके लिए यूज करते हैं एचपीएलसी, गैस क्रोमेटोग्राफी फ्लेम आयोनाइजेशन डिटेक्टर, एफआईडी इज अ डिटेक्टर। ये भी हमने क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स में कवर किया है। एंड वी यूज एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, अगर मान लो लेड मिला है कोई सब्सटेंस में, तो एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी से क्वांटिटी पता चल जाती है। अगर एग्जांपल में देखोगे, अगर हमें ब्लड अल्कोहल कॉन्सेंट्रेशन पता लगाना है तो हम जीसीएफआईडी यूज करते हैं। फिर लास्ट है, हम इंटरप्रिटेशन करते हैं फाइंडिंग्स की। तो जो एनालिटिकल रिजल्ट्स है वो साइंटिफिकली हम इंटरप्रेट करते हैं, कंसीडर करते हुए कि टॉक्सिक डोज क्या था, थेरेप्यूटिक रेंज क्या था, पोस्टमार्टम रीडिस्ट्रीब्यूशन क्या था, मेटाबॉलिज्म कितना हुआ था। उस पूरी केस हिस्ट्री को स्टडी करने के बाद हमें पता चलता है कि कितना क्वांटिटी मिला था, कितना डिस्ट्रीब्यूट हुआ था बॉडी में एंड एवरीथिंग। तो हम एक फाइंड जो भी हमारी कलेक्टिव रिजल्ट्स एंड फाइंडिंग्स होते हैं उसका हम एक इंटरप्रिटेशन देते हैं। Now the factors that should be considered when all these things are, all these interpretations are being made: age and sex of the victim. वो विक्टिम अगर बहुत ही ओल्ड है तो उसका मेटाबॉलिज्म स्लो होगा, अगर वो चाइल्ड है या फीमेल है तो मेटाबॉलिज्म स्लो होगा। देन रूट ऑफ एक्सपोजर, किस तरह से खाया गया था, तब पता चलेगा कि कितना ज्यादा बॉडी में मेटाबोलाइज हो चुका है। देन टाइम बिफोर बिटवीन एक्सपोजर एंड डेथ, ये सब भी हमने पॉइजन वाले पार्ट पे कवर किया है। द फैक्टर्स अफेक्टिंग पॉइजन और ड्रग इंटरेक्शन इन द बॉडी। देन एग्जांपल है, a high blood morphine level may indicate heroin overdose. Okay, all right. फॉरेंसिक रिपोर्ट लास्ट में बनती है, फॉरेंसिक रिपोर्ट जहाँ पे साइंटिफिकली एक्यूरेट एंड लीगली एडमिसिबल रिपोर्ट बनती है ताकि आराम से कोर्ट में प्रेजेंट हो सके। इसमें उस रिपोर्ट में मटेरियल्स कौन सा यूज हुआ है, मेथड्स कौन सा यूज हुआ है, क्या फाइंडिंग्स आई थी, क्या कॉन्सेंट्रेशन डिटेक्ट हुए, हमारी क्या इंटरप्रिटेशन एंड एवरीथिंग। कंपोनेंट्स ऑफ रिपोर्ट: केस डिटेल्स,
sample information, methods used, results obtained, interpretation, conclusion and signature. अब है प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सट्रैक्शन, ठीक है। एक्सट्रैक्शन के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, वो हम स्टडी करते हैं। ट्रांसफर ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस फ्रॉम वन फेज टू अनदर यूजिंग सूटेबल सॉल्वेंट्स, ठीक है। एक्सट्रैक्शन के जो पहला है, हम एक सॉल्यूट मतलब एक सॉल्वेंट से हम टॉक्सिक सब्सटेंस निकाल के हम दूसरे सॉल्युबल सूटेबल सॉल्वेंट में डालते हैं ताकि हम वहां से फिर उसको एक्सट्रैक्ट कर सकें, ठीक है। तो इससे क्या होता है, एनालाइट को कॉन्सेंट्रेट कर देता है, रिमूव करता है, जितने भी इंटरफेयरिंग सब्सटेंसेस होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं, सेंसिटिविटी बढ़ जाती है और सैंपल जो है इंस्ट्रूमेंट के लिए रेडी होता है। और कुछ फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं, जैसे कि पीएच, सॉल्वेंट पोलैरिटी, देन आयोनिक स्ट्रेंथ, पार्टीशन कोएफिशिएंट, पॉइजन या ड्रग का नेचर क्या है, इस तरह से। अब कुछ एक्सट्रैक्शन जो मेथड्स हैं कॉमन वाले, लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन, सॉलिड फेज एक्सट्रैक्शन, स्टीम डिस्टिलेशन, सॉक्सलेट डिस्टिलेशन, माइक्रोवेव असिस्टेड एक्सट्रैक्शन एंड हेड स्पेस एक्सट्रैक्शन। ये सारे ही इंपॉर्टेंट है, पर आपके पास जो क्वेश्चन आता है वो लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन और सॉलिड फेज एक्सट्रैक्शन से ज्यादा आता है। अब लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन की हम बात करें, लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन इज अ सेपरेशन टेक्निक in which a toxic substance is transferred from one liquid phase to another immiscible liquid phase based on its solubility and partition coefficient. So liquid liquid phase the separation technique in which what happens, the toxic substance is transferred from one liquid phase, एक liquid phase से वो transfer होके दूसरे ऐसे liquid phase में जाता है जो already immiscible होता है। तो इसमें क्या पता चलता है, हमें solubility and partition coefficient पता चलता है। तो जब टू इमिसिबल लिक्विड्स, जैसे कि मान लो एक वाटर और एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ठीक है, जब टू इमिसिबल लिक्विड्स आर मिक्स्ड, ठीक है, मान लो हमारे पास यहाँ पे एक फनल है एंड यहाँ पे टू इमिसिबल लिक्विड्स मिक्स्ड है, तो जो एनालाइट है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देता है अपने आप को, जो हमने कंपाउंड इसमें मिक्स किया है वो अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है इन दो फेजेस में। जैसे मान लो हमारे पास, लेट्स टेक दिस, ओके, हमने इसमें एनालाइट डाल दिया, ओके, एंड जो येलो वाला है वो डिजाइड एनालाइट है और जो ग्रीन वाला है वो अनडिजाइड है, ऑलराइट। तो जब ये जाके ऐसे अपने आप को ये थोड़ी देर बाद रखने के बाद ऐसे दो लेयर में डिवाइड हो जाएगा, तो एक एक इमिसिबल लिक्विड में ऑलरेडी वन इमिसिबल लिक्विड द टारगेट एनालाइट विल गेट डिसॉल्व एंड इन अनदर the undesired particles will be, you know, undesired particles will be dissolved. So we have to take our desired wala. So the portion, the liquid in the immiscible liquid, one of which our desired components gets dissolved, soluble, we have to elute that and collect it, okay? So it depends on the solubility. So the polar compounds remain in aqueous layer. The polar compounds, they remain in the aqueous layer, and non-polar compounds move into organic layer. These things you have to remember. Polar compounds in aqueous layer, non-polar compounds in organic layer. Now the extraction efficiency depends on, जो extraction efficiency है वो किस पे depend करता है, again the factors pH, polarity, partition coefficient like the solubility and the temperature. Like if it's heated, sometimes what happens when the solution is heated, the particles get dissolved, but when it's not in the room temperature, the particle doesn't dissolve. Okay, so what we do, we take the sample solution, we adjust its pH, we add organic solvent, we shake the separating funnel and let it allow to settle, and then we collect the organic layer because our whatever we require is probably in the organic layer. We collect the organic layer, we evaporate the solvent, that organic layer, we evaporate it, and we get the extract poison. So poison is always getting in, poison always get in the, sorry, poison always get into the organic layer, and then we evaporate it and extract the poison. Now there are common solvents used. Now here when we are using organic solvent, we use chloroform, ether, ethyl acetate,
dichloromethane, and hexane. Most of the time we use ether or ethyl acetate or hexane, or even chloroform is used, but not most of the time, or maybe in ratio with some other liquid. Now, application is we use it for alkaloid extraction, drug analysis, pesticide poisoning, barbiturates, and opioids. Examples and apply. See, these are the examples, and these are few things which you have to notice properly. And then remember, poison gets dissolved in organic layer. Okay, organic layer. So poison get dissolved in chloroform, ether, ethyl acetate, etc. Now let's see second, solid phase extraction. Solid phase extraction is a chromatographic extraction technique in which analytes are retained on a solid sorbent and later eluted using suitable solvents. So what happens is, in this, for example, there is a column, okay, and it is packed with a stationary phase, and if we are putting our component in it, the desired component or the analyte, okay, the analyte will get dissolved in this, sorry, not dissolved, it will get adsorbed, surface adsorption, okay, it get adsorbed on the walls, and later on we can elute it using another solvent, okay. So in this there are components, there is SPE cartridge, there are sorbent materials, vacuum manifold, and collection tubes. So what happened is, we have our condition cartridge, okay, we have our condition cartridge, and then we load the sample, we apply the sample in it, then the analyte is retained on the sorbent. As you can see here, see, this is our condition cartridge, this is a reservoir and everything. Here there is a sorbent bed, okay, this portion is sorbent bed. That means if the analyte passes here, whichever analyte has the affinity towards stationary phase will get deposited or retained here. So when we applied the drop, that is sample, it went down and it got, and the components which have the affinity to stationary phase got stuck here, got retained here, and rest got eluted. Okay, rest got eluted. So the analyte is retained on the sample, and we wash away the interferences. That means, we wash it away. This is water. We put water so that we wash away the impurities, and whatever rest is left will also elute out. So lastly, whatever is here, okay, this is our concentrate extract, and we collect it in some other reservoir or beaker. Now there are some types of sorbents which absorb the analyte. So we use C18 silica, and this is the most used analyte, sorry, sorbent, C18 silica. And there is ion exchange sorbent, that means based on ions, cations and ions and charged ions, it attracts the sorry, it creates the affinity. And then there is polymer based sorbents. So what are the application? We use this solid phase extraction in drug screening, in therapeutic drug monitoring, pesticide analysis, and biological sample cleanup. Third is steam distillation. Steam distillation is done for those compounds which are heat sensitive. Like, we use the steam to give the heat. We do not use the direct Bunsen burner or anything. Steam distillation is a method used to isolate volatile toxic substances by vaporizing them with steam and condensing the vapors. So, for example, let's say you have a beaker here, and in this there is water. Okay, this is water. We heat this water, all right. This is, let's say, this is flame. We heat this water, and there is a pipe. The steam goes to the other pipe, and then this is our analyte. Okay, here we have poison. All right, we do not directly heat it, and we should not directly heat it. And then this will go out with from another pipe. When this vapors, the poison becomes vapors, it cools, it condenses, and it gets collected in another beaker.
So when it gets collected in another beaker, it becomes what poison in liquid or solid form again, and that's what we collect. All right. So we use the steam. See, we use the steam of one apparatus to vaporize the poison that is in another apparatus. Okay. The volatile poisons evaporate along with the steam at temperatures lower than their boiling points. That you know. So what happens, for example, we have sample plus water. Okay, we have sample plus water. We heat it. The steam carries the volatile poison. The steam have the volatile poison in its with it like a carrier gas. It condenses, collection of distillate and chemical analysis are performed. Chemical analysis is performed. All right. Now, see, when we see the previous, when I told you the steam carries and then vaporizes, it will be mixed, no? The water steam and the poison steam, it will get mixed. That is sample plus water, and it's already heated up. So the steam carries the volatile poison, okay? It condenses and it gets distillate. I mean, we distillate and then we use for chemical analysis. Do not forget, we still have isolation and cleanup procedure. So even if the water is a hindrance, we can remove it out later. Now the steam distillation is mostly done for blood alcohol and then cyanide, chloroform, volatile solvents, anything that could be volatile. Application is alcohol intoxication, hydrocarbon poisoning, and volatile poisoning analysis. The blood alcohol thing which we talked about earlier is gonna be done by not even liquid extraction, it's gonna be done by steam distillation. Now, Soxhlet extraction. Soxhlet extraction is a continuous solvent extraction technique used mainly for solid samples. So, like we have a solid sample, like previously we had liquid sample or viscera sample or anything, and we used it so that we can detect the poison. We can vaporize the poison. Here we have solvent. Here we have a solid sample. So the solvent repeatedly passes through the sample. ठीक है, the solvent repeatedly passes through the sample, dissolving the analyte continuously until the complete extraction process. Okay, so here what happens is uh, there is a round bottom flask as apparatus, there is an extraction chamber, there is condenser, and there is a thimble holder. Okay, so we have a sample in thimble like the apparatus. Okay, we add the solvent and we heat it. We add a suitable solvent and we heat it. The vapor formation occurs. The vapor formation occurs. It condenses. The solvent washes the sample and extract runs to the flask. Okay. Solvent washes the sample continuously. It gets the it just imagine the sample solid sample is getting dissolved and getting mixed up, and then the extract runs to the flask and we do repeated cycle so that we get a extract concentrated extract in another flask. Application is plant toxin extraction, drug extraction from solid tissues, pesticide residue analysis. And and the advantage is a very efficient extraction because it's a continuous process, so high recovery. Then there is headspace extraction. Headspace extraction isolates volatile compounds present in the gas phase above a liquid or solid sample in a sealed container. हेडस्पेस एक्सट्रैक्शन आइसोलेट जो भी वॉलेटाइल कंपाउंड्स होता है गैस फेज में, ठीक है, गैस फेज में वॉलेटाइल कंपाउंड जो प्रेजेंट होता है above a liquid or a solid sample in a sealed container. So that area is used to isolate the volatile components. Volatile analytes partition into the gaseous phase and are sampled into the instrumental analysis. जो volatile analytes होता है उसको हम gaseous phase में ही head space में रख लेते हैं so that they are sampled for instrumental analysis. The types are static headspace and dynamic headspace. जैसे सैंपल है एक सील्ड वायल में, अगर हम उसे हीट करेंगे तो वोलेटाइल कंपाउंड जो है वो हेड स्पेस में एंटर कर जाएगा. वंस इट एंटर द हेड स्पेस, फिर हम उसे गैस सैम्पलिंग करते हैं जीसीएमएस में या जीसीएमएस में इंजेक्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं. ओके, जो एप्लीकेशन है अगेन ब्लड अल्कोहल एनालिसिस में भी काम आता है.
सॉल्वेंट अब्यूज डिटेक्शन एंड फायर डेब्री, एक्सप्लोसिव वगैरह भी इसमें चेक करते हैं, आर्सन। अब आते हैं आइसोलेशन पे। आइसोलेशन की बात करें तो सेपरेशन ऑफ टॉक्सिक कंपाउंड्स फ्रॉम देयर कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल मटेरियल्स मैट्रिसेस, ठीक है। हम उस टॉक्सिक कंपाउंड्स को उनके कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल मटेरियल से जब निकालते हैं तो उसको आइसोलेट कहते हैं। मोस्टली अभी तो एक्सट्रैक्शन जैसे ही मैच कर रहा है। ये क्यों यूज होता है? ताकि हम एक प्योर एनालाइट मिल सके। मतलब एक्सट्रैक्शन में तो हमने कर लिया, ये सेम चीज ही किया, लेकिन अब चाहते हैं कि अनवांटेड मटेरियल भी ना हो, तो उसको हम आइसोलेशन करेंगे। तो ऑब्टेन करेंगे हम प्योर आइसोलेट, रिड्यूस करेंगे मैट्रिक्स इंटरफेरेंस एंड कंफर्मेटरी टेस्टिंग के लिए फैसिलिटेट करेंगे। मतलब हम इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक यूज करेंगे। अब आइसोलेशन टेक्निक्स में आता है डिस्टिलेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, फिल्ट्रेशन, क्रोमेटोग्राफी, प्रेसिपिटेशन, सॉल्वेंट पार्टीशनिंग। सबसे पहला सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होता है? फिल्ट्रेशन तो आपने पढ़ ही रखा है। फिल्ट्रेशन में यू जस्ट यूज फिल्टर पेपर और सिरिंज फिल्टर्स और अदर फिल्टर्स, जिससे आप उसको फिल्टर आउट करते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या है कि सेंट्रीफ्यूगेशन सेपरेट करता है कंपोनेंट को बेस्ड ऑन द डेंसिटी। जब एक स्पिनिंग फोर्स अप्लाई करते हैं तो उनकी जो डेंसिटी होती है उसके बेसिस पे जो हेवियर पैलेट्स होते हैं वो सेटल डाउन कर जाते हैं, और जो लाइटर लिक्विड होते हैं, जैसे कि लाइटर लिक्विड में अगर मान लो लाइटर लिक्विड में मान लो इम्प्योरिटीज या कुछ है, तो वो सुपरनेटेंट में आ जाएगी। या फिर अगर जो इम्प्योरिटीज है वो हेवियर पार्टिकल है तो वो पैलेट की तरह नीचे रह जाएगी। तो हम ब्लड सेपरेशन में यूज करते हैं इसको, प्रोटीन रिमूवल में यूज करते हैं, सेल डेब्रिस रिमूवल में यूज करते हैं। अब एक प्रोसीजर देख लेते हैं फटाफट। तो बायोलॉजिकल सैंपल है हमारा, उसको हमने प्लेस किया सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में, हाई स्पीड स्पिनिंग की है, डेंस पार्टिकल सेडिमेंट हुआ, क्लियर सुपरनेटेंट ऑब्टेन हुआ, और फिर फर्दर एक्सट्रैक्शन एनालिसिस के लिए भेज दिया। थर्ड है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन का क्या है कि सॉलिड पार्टिकल को जो है लिक्विड पार्टिकल से थोड़ा सेपरेट कर देता है, ठीक है। हम एक पोरस सोल्यूशन यूज करते हैं, जैसे हम वैक्यूम फिल्ट्रेशन यूज कर सकते हैं। तो उसमें जो छोटे छोटे फिल्टर पेपर्स होते हैं उसमें डेब्रिस वगैरह रह जाती है, एंड बाकी एनालाइट जो हमें चाहिए वो निकल आता है। ओके, तो हमारे पास सैंपल मिक्सचर है, हमने उसको फिल्टर मीडियम के थ्रू पोर किया, सॉलिड रेसिड्यू जो है वो मिल गया, लिक्विड फिल्ट्रेट भी मिल गया, एंड हम दोनों को ही एनालाइज कर सकते हैं। थर्ड है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी की भी वीडियो अपलोड की है, मैंने ऑलरेडी बता दिया है, तो वो आप जरूर एक बार चेक कर लेना। क्रोमेटोग्राफी जो है सेपरेट करता है कंपाउंड्स को बेस्ड ऑन डिफरेंशियल मूवमेंट बिटवीन स्टेशनरी फेज एंड मोबाइल फेज। सीधी बात है, जो भी एनालाइट हम कंपाउंड, जो भी हमारा कंपाउंड या एनालाइट है वो डिपेंड करता है कि उसकी एफिनिटी स्टेशनरी फेज के टुवर्ड्स है या फिर उसकी एफिनिटी मोबाइल फेज के टुवर्ड्स है। स्टेशनरी फेज के टुवर्ड्स हुई तो वो रिटेन कर जाएगा स्टेशनरी फेज में, स्टेशनरी कॉलम में। एंड अगर मोबाइल फेज की तरफ हुई उसकी एफिनिटी तो वो मोबाइल फेज जब तक जाएगा, जहां तक सॉल्वेंट फ्रंट जाएगा, वो जो एनालाइट है वो भी वहां तक जाएगा। ओके, तो जो कंपोनेंट्स है वो मूव करते हैं एट डिफरेंट स्पीड, एंड सेपरेशन होती है बेस्ड ऑन एब्जॉर्प्शन और पार्टीशनिंग डिफरेंसेस। टाइप्स है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, गैस क्रोमेटोग्राफी, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, एंड जीसीएमएस, एलसीएमएस। हमारा सैंपल है, हमें मोबाइल फेज में हमें हमारा सैंपल है, हमने उसको स्पॉट या कैपिलरी से स्पॉट कर दिया है। मोबाइल फेज की मूवमेंट से पता चलता है कि कंपोनेंट्स कितना सेपरेट हुए हैं। देन वी डिटेक्ट द कंपाउंड्स बाय यूजिंग यूवी, फ्लोरोसेंस और एनीथिंग। फिर हम आइडेंटिफिकेशन एंड क्वांटिफिकेशन करते हैं, मतलब क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। प्रेसिपिटेशन पे देखते हैं। Precipitation isolates substances by converting dissolved compounds into insoluble solid particles using chemical reagents। मतलब कि insoluble जो भी हमारा आइटम है जो डिसॉल्व हो रखा है वो हम प्रेसिपिटेट बना देते हैं, हम उसको इनसॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल बना देते हैं केमिकल रिएजेंट की वजह से, हेल्प से। तो प्रेसिपिटेट सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, और फिर जो प्रेसिपिटेट होता है उसको हम या तो फिल्टर कर लेते हैं या तो सेंट्रीफ्यूज कर लेते हैं। ये हम मोस्टली यूज करते हैं प्रोटीन रिमूवल के लिए, मेटालिक पॉइजन एनालिसिस के लिए, एंड ड्रग आइसोलेशन के लिए। अब जो प्रोसीजर है, ठीक है, फ्लो चार्ट है, प्रोसीजर है। सैंपल सोल्यूशन है, उसमें हम प्रेसिपिटेटिंग रिएजेंट जान के ऐड करते हैं, प्रेसिपिटेट बनता है,
फिल्ट्रेट या सेंट्रीफ्यूज करते हैं एंड देन प्रेसिपिटेट को अच्छे से कलेक्ट कर लेते हैं इम्प्योरिटीज वगैरह हटा के एंड देन हम उसको एनालाइज करते हैं। अब आते हैं क्लीनअप प्रोसीजर्स पे। क्लीनअप प्रोसीजर्स क्यों रिक्वायर्ड है? क्लीनअप का मतलब होता है सारे अनवांटेड बायोलॉजिकल केमिकल इंटरफेरेंसेस जो भी है, जो पीक्स लाने में प्रॉब्लम करे या इंस्ट्रूमेंट में प्रॉब्लम करे, वो सब कुछ रिमूव करना। दोज आर क्लीनअप प्रोसीजर्स। नाउ क्लीनअप प्रोसीजर इसलिए होता है ताकि इंस्ट्रूमेंट कंटामिनेशन ना हो, क्रोमेटोग्राफी रिजल्ट्स अच्छी आए और एनालिटिकल एक्यूरेसी अच्छी आए एंड सेंसिटिविटी भी अच्छी हो। जैसे प्रोटीन प्रेसिपिटेशन अगर हम करेंगे तो अच्छा रहेगा बिकॉज देन एलसीएमएस में प्रोटीन सब्सटेंसेस जो है वो नहीं हिंडर करेगा। अब कुछ कॉमन क्लीनअप प्रोसीजर्स बताया था मैंने आपको, एसपी कार्ट्रिडेज, जेल परमिएशन क्रोमेटोग्राफी, प्रोटीन प्रेसिपिटेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, फिल्ट्रेशन एक्सेट्रा। अब इसमें देखते हैं क्लीनअप प्रोसीजर्स के बारे में एक्चुअली ज्यादा कुछ नहीं है बिकॉज वो आपके सिलेबस में नहीं है, बट यस क्लीनअप प्रोसीजर में आप सेंट्रीफ्यूगेशन एंड फिल्ट्रेशन लिख सकते हो बिकॉज यू नो द मेन प्रिंसिपल। अभी देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉइजन बेस्ड ऑन एक्सट्रैक्शन। ठीक है, अगर हमारे पास पॉइजन है तो हम उसको कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे? वॉलेटाइल पॉइजन जो जो देखो, एक्सट्रैक्शन के बेसिस पे हमारे पास होते हैं वॉलेटाइल पॉइजन, नॉन वॉलेटाइल ऑर्गेनिक पॉइजन, मेटालिक पॉइजन एंड टॉक्सिक अनायंस। ये चार्ज वाले जो भी पॉइजन है। वॉलेटाइल पॉइजन में क्या क्या है? अल्कोहल, साइनाइड, क्लोरोफॉर्म। नॉन वॉलेटाइल में क्या क्या है? अल्कलॉइड, पेस्टिसाइड एंड बार्बिचुरेट्स। मेटालिक पॉइजन में आर्सेनिक, मर्क्यूरी एंड लेड एंड टॉक्सिक एनायंस में आता है फ्लोराइड, नाइट्राइड, साइनाइड एक्सेट्रा। एक्सट्रैक्शन ऑफ नॉन वॉलेटाइल ऑर्गेनिक पॉइजन। फर्स्ट है हमारे पास नॉन वॉलेटाइल ऑर्गेनिक पॉइजन। पहली बात ये कैरेक्टरिस्टिक्स में इसके शो होता है कि दे आर स्टेबल कंपाउंड्स, दे हैव हाई मॉलिक्यूलर वेट एंड दे कैन बी extracted using organic solvents. ये non volatile organic poisons है, so we will extract them using organic solvents. इसके कुछ कुछ common method है, Stas auto method, liquid liquid extraction, solid phase extraction and Soxhlet extraction. कुछ examples हैं इसके, alkaloids, pesticides, sedatives, barbiturates and common solvents। जो organic solvents आपने पढ़ा था, ether, ethyl acetate, आपके पास क्लोरोफॉर्म है, मिथेनॉल भी है ना? तो आप ये सब लिखोगे ओके ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में। स्टैश ऑटो मेथड एक बार देख लेते हैं कि कैसा होता है, क्योंकि स्टैश ऑटो मेथड पे शायद क्वेश्चन आ सकता है। एक्सट्रैक्शन ऑफ alkaloids यूजिंग अल्कोहल एंड टार्टेरिक एसिड फॉलोड बाय सॉल्वेंट पार्टीशनिंग। जो स्टैश ऑटो मेथड होता है उसमें हम एल्कलॉइड को एक्सट्रैक्ट करते हैं यूजिंग अल्कोहल एंड टार्टेरिक एसिड एंड फिर उसको सॉल्वेंट पार्टीशनिंग में सब्जेक्ट कर देते हैं। इससे हमें क्या क्या मिल सकता है? इससे हमें स्ट्रिक्निन, मॉर्फिन, निकोटीन, एट्रोपिन मिलता है। फ्लो चार्ट देखो, हमारे पास एक विसरा सैंपल है, हमने उसको एसिडिफाई किया है टार्टरिक एसिड से। एसिडिफाई करने के बाद उसको हमने अल्कोहल एक्सट्रैक्शन किया, फिर हमने फिल्टरेशन किया, इवेपोरेशन किया, फिर हमने उसको एल्कलाइन मतलब बेस से ट्रीट किया, एल्कलाइन किया एंड फिर हमने उसको ऑर्गेनिक सॉल्वेंट से रिकवर कर लिया, तो अल्कलॉइड आइसोलेशन मिल गई। तो हमें अल्कलॉइड जो है आइसोलेट हो गया। अब है वॉलेटाइल पॉइजन्स के। ठीक है, वॉलेटाइल पॉइजन्स कौन से होते हैं? इथेनॉल, मिथेनॉल, साइनाइड, क्लोरोफॉर्म, एसीटोन, ये सब वॉलेटाइल पॉइजन्स में भी आते हैं। ठीक है, तो इजीली वेपोराइज हो जाता है, तो हम वेपोराइज हो जाता है तो हम स्टीम डिस्टिलेशन करेंगे, हेड स्पेस एनालिसिस करेंगे, ये तो कॉमन सेंस में आ जाएगा। हीट सेंसिटिव होता है एंड बहुत क्लोज सिस्टम चाहिए होता है, क्लोज पैक सिस्टम चाहिए होता है ताकि हम आराम से इसको ट्रैवल आउट करा सकें। अब है टॉक्सिक केटायंस एंड मेटालिक पॉइजन्स। अगर हम टॉक्सिक केटायंस मेटालिक पॉइजन की बात करें तो आर्सेनिक, मर्क्यूरी, ये सब मेटालिक पॉइजन्स आते हैं। और ये कहाँ मिलते हैं? मेटाबोलाइज होते हैं लिवर में, किडनी में, ये हेयर में मिलते हैं, बोन में मिलते हैं, ब्लड में मिलते हैं। तो इसमें मेजर स्टेप क्या होता है? सैंपल को होमोजेनाइज करना, उसका ऑर्गेनिक मैटर को डिस्ट्रक्ट मतलब होमोजेनाइज ही करना एंड देन मेटल आयंस को आइसोलेट करना, फिर इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस। अब जब टॉक्सिक केटायंस या मेटल आयन की बात होती है तो हम वेट डाइजेशन मेथड फॉलो करते हैं। वेट डाइजेशन मेथड का मतलब होता है
ऑर्गेनिक सैंपल को एसिड यूज करके तोड़ना एंड देन फर्दर एनालिसिस करना। जैसे कि हमारे पास विसरा सैंपल है, विसरा सैंपल को हम कॉन्सेंट्रेटेड एसिड ऐड करके एसिडिफिकेशन करेंगे, फिर हम उसको हीट करेंगे, डाइजेस्ट करेंगे, ऑर्गेनिक मैटर डिस्ट्रॉय होगा, क्लियर सोल्यूशन ऑब्टेन होगा एंड देन मेटल एनालिसिस। सो जो कॉमन एसिड्स हैं वो है नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, परक्लोरिक एसिड एक्सेट्रा। और एप्लीकेशंस जो है हेवी मेटल एनालिसिस, आर्सेनिक पॉइजन, लेड पॉइजनिंग एक्सेट्रा। फिर एक ड्राई एशिंग मेथड भी होता है जिसमें हम सैंपल को ड्राई कर लेते हैं अच्छी तरह से हीट करके, और जो ऐश फॉर्मेशन होता है वो ऐश फॉर्मेशन को हम एसिड से डिसोल्यूट करते हैं, फिर मेटल ढूंढते हैं। इसका ये मेन प्रिंसिपल ये है कि हम जो ऑर्गेनिक मैटर उसको अच्छे से डिस्ट्रॉय कर देते हैं इन हाई टेम्परेचर फर्नेस। सिंपल होता है, मिनरल एनालिसिस के लिए अच्छा रहता है, पर इसमें जो अगर वॉलेटाइल पॉइजन या मेटल्स होंगे तो वो लॉस्ट हो जाते हैं, सो इट्स नॉट फाइन। फिर है एक्सट्रैक्शन ऑफ टॉक्सिक कैटायंस मेटालिक पॉइजंस में इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस। जब भी मेटालिक पॉइजंस या कैटायंस की बात आए, याद रखना डबल एएस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस होती है एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। फिर सेकंड आता है लेड वगैरह मतलब मेटल के लिए इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा मास स्पेक्ट्रोमेट्री एंड इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा ओईएस, आईसीपी ओईएस एंड एक्स एक्सआरएफ। तो आईसीपी ओईस जो है वो है आईसीपी इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा ऑप्टिकल एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड एक्सआरएफ है एक्सरे फ्लोरोसेंस। तो इसमें आर्सेनिक हम आराम से डिटेक्ट कर सकते हैं, हम लेड डिटेक्ट कर सकते हैं, हम पेस्टिसाइड से डिटेक्ट कर सकते हैं, वाटर सैंपल से डिटेक्ट कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। अब ये एक बार आपके लिए पढ़ने के लिए है कि आप एक बार इसको देख लेना, क्योंकि साइनाइड से क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। तो अगर हम टॉक्सिक आयनाइंस देख रहे हैं, साइनाइड, फ्लोराइड, नाइट्राइट वगैरह, ऑक्सलेट, फॉस्फेट, साइनाइड एंड फॉस्फेट पे आप थोड़ा ध्यान देना। इसके कॉमन मेथड्स क्या है? डिस्टिलेशन, आयन एक्सचेंज एंड कोलोरोमेट्रिक एक्सट्रैक्शन। और प्रिंसिपल है कि हम एसिडिफिकेशन करते हैं ताकि हाइड्रोजन गैस, साइनाइड गैस जो है वो रिलीज हो जाए। साइनाइड एक्सट्रैक्शन कैसे करते हैं? हम हाइड्रोजन साइनाइड गैस को रिलीज करके। तो जो बायोलॉजिकल सैंपल है उसकी एसिडिफिकेशन करते हैं, हाइड्रोजन साइनाइड गैस रिलीज होती है, फिर उसको हम ऑब्जॉर्ब करते हैं एल्कली में, फिर हम कलर टेस्ट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन एनालिसिस करते हैं। तो प्रुशियन ब्लू टेस्ट होता है एंड पिरिडिन बार्बिचुरेट टेस्ट होता है। इसको भी आप लोग पढ़ लेना। दिस इज ड्रग एक्सट्रैक्शन फ्रॉम बायोलॉजिकल सैंपल। मतलब बायोलॉजिकल सैंपल से हम जैसे कि ब्लड, यूरिन, सलाइवा, इन सब से हम ड्रग निकालते हैं, नार्कोटिक्स, हेलुसिनोजेंस, सेडेटिव्स वगैरह। ये हम कैसे निकालते हैं? एसपीई, एलएलई एंड क्वेचर्स। क्वेचर्स मतलब क्विक, इजी, चीप, इफेक्टिव, रग्ड एंड सेफ मेथड। तो इसमें क्या करते हैं हम? एसीटोनाइट्राइल एंड सॉल्ट पार्टीशनिंग करते हैं। सैंपल लेते हैं, उसमें एसीटोनाइट्राइल ऐड करते हैं, उसमें सॉल्ट भी ऐड करते हैं, फिर एक डिफरेंस बन जाता है फेज में, फिर वो फेज सेपरेशन करते हैं, सॉलिड फेज एक्सट्रैक्शन क्लीन अप करते हैं एंड फिर जीसीएमएस, एलसीएमएस। है थोड़ा कम्बरसम लॉन्ग प्रोसेस है, बट यस ड्रग के लिए ये यूज होता है। एंड देन बोटानिकल एविडेंस क्या होते हैं? बोटानिकल एविडेंस में आपके आ जाते हैं ना लीव्स, सीड्स, रूट्स, टॉक्सिन्स। तो इसको हम कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं? सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन से, सॉक्सलेट एक्सट्रैक्शन से, है ना, अल्ट्रासोनिक एक्सट्रैक्शन भी होता है। कुछ एग्जांपल्स अगर आप कोई लिखने को बोले या क्वेश्चन में आए तो दतूरा, कैनबिस, ओपियम, इस तरह से। ये टेबल आप एक बार देख लेना। जो मेथड है वो किस चीज के लिए सुटेबल है एंड एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस। अगर आप एडवांटेज लिमिटेशन भी नहीं देखोगे दैट्स फाइन। एक बार हम मेथड एंड सुटेबल फॉर देख लेते हैं। मेथड है लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन, ड्रग्स एंड पॉइजंस के लिए। सॉलिड फेज एक्सट्रैक्शन अगेन ड्रग्स के लिए। स्टीम डिस्टिलेशन हमेशा सोचे समझे बिना देख लिख लेना, वॉलेटाइल एग्जाम्पल में ब्लड भी आ जाता है, ठीक है, पॉइजन भी आ जाता है। सॉक्सलेट में प्लांट टॉक्सिन्स, मोस्टली प्लांट टॉक्सिन्स को करते हैं। हेड स्पेस में अल्कोहल, ठीक है, एंड स्टीम डिस्टिलेशन में भी अल्कोहल, बट हेड स्पेस में अल्कोहल। फिर फ्रीक्वेंटली आज जो क्वेश्चंस होते हैं वो स्टास ऑटो मेथड होता है, तो उस पर आप ध्यान से पढ़ लेना। स्टीम डिस्टिलेशन ये एक बार देख लेना, एंड मैंने कुछ स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स भी रखे हैं जहाँ से ये कुछ क्वेश्चंस एंड कुछ आज का जो एक मेन स्ट्रीम टॉपिक हमने लिया है वो निकाला था। तो एक बार आप अच्छे से चेक कर लेना, ये सारे कुछ कुछ ऑप्शंस है जो आप पढ़ सकते हो।
care. Thank you. All the best for exam, and we'll see you in the next video.